नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में, यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। शुरुआत मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज की खबर से, जिसे अब जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद तवरेज राणा ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि वो अपने पिता के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके भी कई दोस्त हिंदू हैं। बता दें कि कल ही न्यूज 18 से खास बातचीत में शायद मुनव्वर ने कहा था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो तवरेज की गिरफ्तारी पर खुद उनके पिता मुनव्वर राणा ने कल न्यूज 18 से बातचीत में कहा था कि दरअसल ये तवरेज पर नहीं, मुसलमान पर को टारगेट बनाया गया है। हर एक मुसलमान पर टारगेट बनाया जा रहा है इन दिनों, और हर एक मुसलमान को आतंकी समझा जा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर खुद तवरेज ने साफ कर दिया है जेल से छूटते ही कि वो अपने पिता की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, सहमत नहीं हैं। खुद उनके यानी कि तवरेज राणा के कई हिंदू दोस्त हैं। मुसलमान असुरक्षित हैं इस देश में। बीजेपी पर यह आरोप लगाया था। न्यूज 18 से बात करते हुए मुनव्वर राणा ने कहा था कि हर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन तवरेज कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो इस बात से सहमत नहीं है। नहीं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान उनके लिए दुश्मन है। मुसलमान उनके लिए हर मुसलमान उनके लिए आतंकवादी। एक नारा बना दिया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। तो दूसरा अगर 10 मिलकर के एक को मार डालें, दूसरा अगर वो रक्षे वाले को जूते से पीटे, जो जहाँ जहाँ पूरे मुल्क में हो रहा है, तब वो देशभक्त हुए, वो आतंकवादी नहीं हुए। आतंकवादी एक मोहर है जो सिर्फ मुसलमान के नाम के आगे लग। कहाँ तक सर ये उनका आउटलुक है, क्योंकि ऐसा नहीं है। अभी भी मतलब मेरे भी जितने फ्रेंड सर्कल है उसमें जो मेरे ट्रस्टवर्दी हैं वो सब नॉन मुस्लिम्स हैं। मुसलमान दोस्तों से मुझे आज भी उतनी ही शिकायत है जितनी मतलब मेरे वालिद साहब जो कह रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट है मेरे साथ। जो मेरे वालिद साहब कह रहे हैं उनके ठीक ऑपोजिट है। मुसलमान दोस्तों से मुझे उतनी शिकायत है। मुनव्वर राणा के बेटे तवरेज को जमानत मिल गई है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हुई तो शायर ने इसे मजहबी सियासत का रंग देने की कोशिश की। राणा ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मुनव्वर के इन आरोपों को सरकार ने न सिर्फ खारिज किया बल्कि कानून का पाठ भी पढ़ाया। उत्तर प्रदेश में अब कानूनी कार्रवाई पर भी मजहबी चश्मा चढ़ाया जा रहा है। इसका आगाज मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने किया है। शायर ने अपने बेटे तबरेज की गिरफ्तारी को मुसलमानों के खिलाफ की जा रही सोची समझी राजनीति का हिस्सा करार दिया। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान उनके लिए दुश्मन है। मुसलमान उनके लिए हर मुसलमान उनके लिए आतंकवादी। एक नारा बना दिया है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। तबरेज की गिरफ्तारी खुद पर ही फायरिंग करने के आरोप में हुई है, लेकिन मुनव्वर राणा इस पर भी सियासी कनेक्शन तलाश रहे हैं और पुराने मामले गिनाकर खुद को लाचार साबित करने में जुटे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। एक नए नए बने हुए सेंट्रल के जो मंत्री हैं, जो यहाँ मोहनलालगंज से MP हैं, उनके लड़के का भी केस सेम था। न उसके साथ इतनी दौड़ भाग हुई, न मटर गश्ती हुई, न मारपीट हुई, न हंगामा हुआ। शायर की अपनी दलील है, लेकिन सरकार कानूनी कार्रवाई को राजनीति से ना जोड़ने की नसीहत दे रही है। पुलिस प्रशासन यदि कोई घटना घटती है, कानून का उल्लंघन होता है, तो पूरी जांच के बाद, निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई करता है। हमारी सरकार में किसी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न न हो और दोषी बचने न पावे। अपराध में जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ काल से ही अपनाई। अपराध और अपराधी के खिलाफ सरकार भले ही कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही हो, लेकिन मुनव्वर राणा को इंसाफ के तरीके से तकलीफ है। जब दो इंसाफ के तराजू हो जाए कि एक मुसलमान के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, एक MP के लिए अलग,
एक फकीर शायर के लिए अलग। तो फिर जाहिर सी बात है कि अब इस मुल्क में शायरी नहीं करना चाहिए। गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके, लूट करके, छीन करके MP बन जाओ। तो वो तो हमेशा से कर रहे हैं। उन्होंने शायरी की ज़बान में सिर्फ यही तो किया ही है। कौन सी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की हैं। हमेशा देश के खिलाफ उन्होंने शेर कहे हैं अपनी शायरी में, देश के विरोध में, देश के बड़े बड़े सम्मानित नेताओं के विरोध में शायरी करते हैं वो। तो उनकी बात और उनकी जो विचार हैं वो तो तालिबानी विचार हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप। शायर और सरकार आमने सामने हैं, लिहाजा विपक्ष भी इस लड़ाई में कूदकर नसीहतों का तड़का लगा रहा है। हम केवल सरकार से एक ही अनुरोध करेंगे, जो कानून तोड़े, जो संविधान के खिलाफ कार्रवाई करे, वो आपके दल का हो या दूसरा कोई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए। यूपी में अगले साल चुनाव है, लिहाजा सियासत गर्म है और अब हर मसले को चुनावी चाशनी में डुबोकर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी सियासत का क्या फायदा। सवाल ये भी है कि आखिर कानूनी पहलुओं को राजनीतिक चश्मे से देखना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सेशन के चौथे दिन सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा हुआ। सदन में महंगाई, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क भी हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया तो सरकार उसकी गैर मौजूदगी में 3 बिल भी पास करा ले गई और सदन में CAG की रिपोर्ट भी रखी गई। सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे। मुद्दा था पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी। प्रश्नकाल में विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सीवर लाइन रिस्पना नदी के किनारे बिछाने के बजाय नदी के बीचों बीच बिछा देने का मामला उठाया। विधायक प्रीतम पवार के सवाल पर हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि कोविड काल में उत्तराखंड में 7,377 मौतें हुई। करण माहरा ने आशा वर्कर्स की समस्याओं को उठाया। हंगामा शुरू हुआ 2015 में हरिद्वार के भगवानपुर में स्वीकृत किए गए मेडिकल कॉलेज को लेकर। ममता राकेश ने जानना चाहा कि क्या ये मेडिकल कॉलेज भगवानपुर में खुलेगा या नहीं। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष हंगामे के साथ वेल में आया तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कि भगवानपुर में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला गया है, सरकार उसको बनाने में जो है कदम पीछे खींचने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस के तमाम साथियों को इसके परिप्रेक्ष्य में जो है वेल में जाना पड़ा, सदन स्थगित हुआ है और हम आपके बीच में। इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने स्वीकृत कराया था। ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का अपमान है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। और जहाँ तक सवाल है, सुरेंद्र राकेश जी सुरक्षित सीट से आते थे और उन्होंने इस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत कराया था। जिला पौड़ी आ जाइए, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज हरक सिंह रावत जी बनवा रहे हैं और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज पहले से है। तो पौड़ी जिले में अगर 2 मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं तो हरिद्वार में 2 मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हो सकते। हेल्थ मिनिस्टर का कहना था कि हरिद्वार में जल्द ही केंद्र की मदद से मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा और जो भगवानपुर के लिए 2014-15 में समाज कल्याण विभाग के तहत मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसका कोई आधार नहीं था। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च करेगी और 75 करोड़ रुपए हमने उसके लिए अवमुक्त करा दिए हैं। उसकी DPR बन गई है, उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है और अक्टूबर तक हम उसका भूमि पूजन और जो है पूरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। सदन में प्रदेश के स्लम एरियाज को 2024 तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से मुक्त रखने समेत 3 विधेयक भी पास किए गए। जब ये विधेयक पास हो रहे थे तब विपक्ष वॉकआउट पर था और सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिना चर्चा के ही तीनों विधेयकों को पास करा लिया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। आज और कल राष्ट्रपति लखनऊ दौरे पर हैं। आज सुबह जब राष्ट्रपति लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे, यहां उनका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ प्रथम महिला नागरिक सविता कोविंद भी रहीं। दोनों एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए निकले। इसके बाद राष्ट्रपति लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये विश्वविद्यालय बाबा साहेब के विचारों के अनुरूप शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समावेशी विकास के लिए खास योगदान दे रहा है और बाबा साहेब के सपने को पूरा कर रहा है। बाबा साहब के विचारों के अनुरूप शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के समावेशी विकास हेतु विशेष योगदान दे रहा है। इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए, जैसा आप सब लोग जानते भी हैं, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु 50% सीटों का आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं के विशेष प्रावधानों से ऐसे विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। साथ ही इन विद्यार्थियों में से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को अलग से पदक प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाना भी एक सराहनीय। मऊ जिले में एसटीएफ ने घर के अंदर बने तहखाने में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। इस फैक्ट्री से बड़ी संख्या में पुलिस ने पिस्टल, तमंचे और अधबने हथियार उपकरण बरामद किए। साथ ही मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 पुरुष और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं, जो पिछले 2 साल से यहां असला बनाने का काम कर रहे हैं और महिलाएं अभी असलहों को झोले में रखकर बिहार लेकर जाती हैं। वहां सज्जाद नाम के व्यक्ति को असलहे देती है, जिसका पुलिस लाइन में एसपी ने खुलासा किया। इसमें टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो सामान मिला है वो तरह तरह की चीज़ों का है, जिसमें लोहे का अलग अलग जो पिस्टल का सामान होता है, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो बरामद हुए हैं, जिनसे लगभग 350 से 400 असला बनाए जाने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी के मंत्री, विधायक और कई नेताओं ने पेश होकर अपनी जमानत कराई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित बीजेपी विधायक और नेताओं पर कई मामले दर्ज थे। इनमें 2005 के रेलवे के मुकदमे और 2017 के चुनाव से जुड़े मामले हैं। आज हम सब लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी विजय शुक्ला, उमेश मलिक, हमारे विधायक जी विक्रम सैनी जी, यशपाल पवार जी, अशोक कंसल जी और पार्टी के अन्य सब नेतागण, जिन पर अलग अलग राजनीतिक मुकदमे, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में, बसपा की सरकार में जो बहुत प्रकार से संघर्ष करते हुए अवैधानिक रूप से मुकदमे कायम कराए गए थे, उन सब के संबंध में अधिकांश रूप से आज जमानतें हम लोगों के द्वारा ली गई हैं और माननीय न्यायालय ने उनमें जमानतें दी हैं। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी बड़ी खबरों के साथ।